नमस्कार, मैं आर डी सिंह, बिजनेस स्टडीज़। आज हम कराएंगे पार्ट 2 यानी बी पार्ट में यूनिट 9 वित्तीय प्रबंध एवं वित्तीय निर्णयन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल डिसीजन। वित्तीय प्रबंध का अर्थ, मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एक व्यावसायिक उपक्रम का उद्देश्य यानी मुख्य उद्देश्य सेवाओं और वस्तुओं के विक्रय द्वारा अपने स्वामियों के लिए लाभ अर्जित करना होता है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। कहा जा सकता है धन व्यवसाय की आत्मा होती है और धन के महत्व को ध्यान में रखते हुए इसका उचित प्रबंध अति आवश्यक है। प्रत्येक व्यवसाय में वित्त के संबंध में मुख्य 3 प्रश्न उठते हैं कि विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों के लिए कितने वित्त की आवश्यकता होगी, इसे विभिन्न वित्तीय संसाधनों यानी फाइनेंशियल रिसोर्सेज से कितनी मात्रा में प्राप्त किया जाएगा, और तीसरा विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों से प्राप्त लाभ को किस प्रकार विभाजित किया जाएगा। तो इन सभी के उत्तर में वित्तीय प्रबंधक यानी प्रबंध में नीति होती हैं। कहा जा सकता है कि वित्तीय प्रबंध के अंतर्गत सर्वप्रथम वित्त की आवश्यकता का अनुमान लगाया जाता है। इसके बाद उसे प्राप्त करने के लिए विभिन्न वित्तीय संसाधनों एवं उसकी मात्रा को निश्चित किया जाता है और अंत में लाभ को विभाजन की व्यवस्था की जाती है। इसमें डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट J.L. मैसी के अनुसार कहते हैं, वित्तीय प्रबंध वह संचालनात्मक प्रक्रिया है जो एक व्यवसाय के कुशल संचालन के लिए आवश्यक वित्त को उपलब्ध कराने तथा उसका प्रभावपूर्ण उपयोग करने के लिए उत्तरदायी होती है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द ऑपरेशनल एक्टिविटी ऑफ ए बिजनेस दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑब्टेनिंग द effectively utilizing the funds necessary for efficient operations। नेक्स्ट आता है इसकी वित्तीय प्रबंध की भूमिका, रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। वित्तीय प्रबंध की एक व्यावसायिक संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वित्तीय प्रबंध के अंतर्गत लिए गए निर्णयों का सीधा प्रभाव वित्तीय वितरणों यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जैसे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट पर पड़ता है। ऐसे विवरण में जिससे व्यवसाय की प्रगति की जानकारी प्राप्त होती है, बैलेंस शीट से इनसे वित्तीय प्रबंध की वित्तीय विवरणों की विभिन्न मदों की निर्धारण में निम्नलिखित भूमिका होती है। पहली है स्थायी संपत्तियों का निर्धारण, डिटरमाइनेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। एक व्यावसायिक संगठन के लाभों में स्थायी संपत्तियों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। वित्तीय प्रबंध के अंतर्गत स्थायी संपत्तियों की कुल विनियोग तथा प्रत्येक स्थायी संपत्ति के लिए की जाने वाली विनियोग का निर्धारण किया जाता है। ऐसी पंजीकरण बजटिंग यानी पूंजी बजटिंग, कैपिटल बजटिंग निर्णय द्वारा लिया जाता है। जैसे यदि 500 करोड़ की पूंजी बजटिंग निर्णय लिया गया है तो स्थायी संपत्तियों में 500 करोड़ की वृद्धि हो जाएगी। दूसरा है चालू संपत्तियों का निर्धारण, डिटरमाइनिंग द करंट एसेट्स।
व्यवसाय में दिन प्रतिदिन व्यवहार यानी ट्रांजैक्शंस करने के लिए चालू संपत्तियों की आवश्यकता होती है। वित्तीय प्रबंध के अंतर्गत चालू संपत्तियों में कुल विनियोग तथा प्रत्येक चालू संपत्तियों पर विनियोग का निर्धारण किया जाता है। जैसे यदि चालू वित्तीय संपत्तियों में कुल विनियोग 100 करोड़ का है, 100 करोड़ रुपए का है, तो यह निश्चित किया जाएगा कि रोकड़ यानी कैश, स्टॉक, देनदार या डेप्टर आदि में कितना विनियोग होना चाहिए। तीसरा आता है दीर्घकालीन व अल्पकालीन वित्त का अनुपात निर्धारण करना, डिटरमाइनिंग ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंस। व्यवसाय की कुल वित्तीय आवश्यकता को दीर्घकालीन व अल्पकालीन स्रोतों से पूरा किया जाता है, यानी दीर्घकालीन और अल्पकालीन स्रोतों से पूरा किया जाता है। वित्तीय प्रबंध के अंतर्गत दोनों प्रकार की वित्तीय स्रोतों का अनुपात का निर्धारण किया जाता है और दीर्घकालीन स्रोत व्यवसाय के लंबे समय तक धन उपलब्ध करवाते हैं, इसलिए उनके प्रयोग से तरलता यानी लिक्विडिटी बढ़ती है, अर्थात व्यवसाय दिन प्रतिदिन के लिए जाने वाले भुगतानों को अतिशीघ्र करने की क्षमता रखता है। दूसरी ओर दीर्घकालीन स्रोतों की लागत यानी कॉस्ट अल्पकालीन स्रोतों से अधिक होती है, अतः यदि व्यवसाय में अधिक तरलता की आवश्यकता है तो अधिक लागत सहन करनी होगी, अन्यथा इसके विपरीत होगी। वित्तीय प्रबंध में तरलता और लागत विश्लेषण करके दोनों वित्तीय स्रोतों के अनुपात का निर्धारण किया जाता है। फिर आता है वित्तीय या दीर्घकालीन वित्त के विभिन्न स्रोतों का अनुपात का निर्धारण करना, डिटरमाइनिंग ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस। दीर्घकालीन वित्त स्रोतों में समतांश यानी इक्विटी शेयर कैपिटल, पूर्वाधिकार अंश पूंजी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, वंचित लाभ, रिटेन्ड अर्निंग, ऋण पत्र यानी डिवेंचर्स, दीर्घकालीन ऋण, लॉन्ग टर्म लोन आदि ये मुख्य हैं। वित्तीय प्रबंध के अंतर्गत विभिन्न दीर्घकालीन वित्तीय स्रोतों का अनुपात निश्चित किया जाता है। सभी स्रोतों के अपने अपने लाभ और दोष होते हैं, इसके लाभों और दोषों का विश्लेषण करके एक संतुलित निर्णय लिया जाता है इसके अंतर्गत। पांचवा आता है लाभ हानि खाते का विभिन्न मदों का निर्धारण, डिटरमिनेशन ऑफ वेरियस टर्म्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। विभिन्न वित्तीय निर्णयों से लाभ हानि में सम्मिलित मदों को प्रभावित किया जाता है। जैसे ब्याज का संबंध ऋण की राशि से होता है, ह्रास यानी डिप्रेशिएशन का संबंध दीर्घकालीन संपत्तियों की राशि से होता है, कटौती यानी डिस्काउंट का संबंध तरलता की स्थिति से होता है। यदि तरलता की स्थिति अच्छी हो तो समय पर भुगतान करके कटौती अर्जित की जा सकती है। जैसा अतः हम कह सकते हैं कि व्यवसाय की वित्तीय स्थिति पर वित्तीय प्रबंध निर्णय का बहुत प्रभाव पड़ता है। ये वर्तमान तथा भावी दोनों वित्तीय विवरणों को प्रभावित करते हैं। अब आता है इससे वित्तीय प्रबंध के उद्देश्य क्या हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। वित्तीय प्रबंध या वित्तीय प्रबंधक के उद्देश्य का सीधा संबंध इस बात से है कि तीनों वित्तीय निर्णय यानी विनियोग निर्णय, पूंजी व्यवस्था संबंधी निर्णय और लाभांश संबंधी निर्णय लेते समय वित्तीय प्रबंधक का ध्यान किस बात पर केंद्रित होना चाहिए, तो उसको सोच विचार कर केंद्र बिंदु व्यवसाय के व्यवसायियों तथा अधिकतम हित करना चाहिए। यानी स्वामियों का, जो व्यवसाय के स्वामी हैं, उनका अधिकतम हित करना चाहिए। अतः हम कह सकते हैं कि वित्तीय प्रबंध का उद्देश्य अंशधारियों की संपदा को अधिकतम करना है। अब कैसे अधिकतम की जाए। वित्तीय यानी वेल्थ
मैक्सिमाइजेशन। इस विचारधारा के अनुसार संपदा को अधिकतम करके व्यवसाय के स्वामियों का अधिकतम हित किया जा सकता है और यही वित्तीय प्रबंध का वास्तविक उद्देश्य है। संपदा को अधिकतम करने का अभिप्राय अंशधारियों द्वारा व्यवसाय में विनियोजित पूंजी में वृद्धि करने से है। विनियोजित पूंजी में वृद्धि का सूचकांक अंशों के आधार यानी अंशों का बाजार मूल्य होता है। यदि अंशों का बाजार मूल्य में वृद्धि होती है तो कहा जाएगा कि अंशधारियों के विनियोजित पूंजी अर्थात संपदा में वृद्धि हो रही है, और अंशों के बाजार मूल्य में कमी आएगी तो संपदा इसके विपरीत होगी यानी कम होगी। अंशधारियों की संपदा की गणना निम्न सूत्र से की जाती है। अंशधारियों की कंपनी में वर्तमान संपदा कितनी है बराबर अंशों की संख्या गुणा प्रति अंश बाजार मूल्य, यानी शेयर होल्डर्स करंट वेल्थ इन कंपनी नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई मार्केट प्राइस ऑफ पर शेयर क्या है। जैसे 100 अंश है तो इसकी 100 प्रति अंश की दर से खरीदता है 100 के अंश, तो उसमें 100 गुणा 100 बराबर 10,000। अब संपदा को अधिकतम करने के लिए अंशों के बाजार मूल्य में की जानी आवश्यक है। वित्तीय प्रबंध को क्या करना चाहिए ताकि अंशों के बाजार मूल्य में वृद्धि हो। ऐसा करने के लिए वित्तीय प्रबंधक द्वारा तीनों मुख्य वित्तीय निर्णय लिए जाएंगे, जैसे अनुकूलतम विनियोग निर्णय, ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अनुकूलतम विनियोग निर्णय लेने का अभिप्राय यह है कि विनियोग के संबंध में ऐसे निर्णय लिए जाएं जो अपेक्षाकृत अधिक लाभदायक हों। दूसरा है अनुकूलतम पूंजी व्यवस्था का निर्णय, ऑप्टिमम फाइनेंसिंग डिसीजन। अनुकूलतम पूंजी व्यवस्था का मतलब है कि ऋण पूंजी और अंश पूंजी का ऐसा संयोग तैयार करने से है जिसमें पूंजी लागत यानी कॉस्ट ऑफ कैपिटल न्यूनतम हो। और अनुकूलतम लाभांश निर्णय का मतलब ऑप्टिमम डिविडेंड डिसीजन का मतलब है अनुकूलतम लाभांश निर्णय का अभिप्राय ऐसी कंपनी यानी कुल लाभों का ऐसा विभाजन करने से है ताकि लाभांश प्राप्त करके अंशधारी भी संतुष्ट रहे